नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम राजेश के अर्थराज में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें हम देश की अर्थव्यवस्था के बारे में उसको जानने की कोशिश करते हैं राजेश महापात्रा के जरिए, और इस संबंध में कोशिश करते हैं दरअसल इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। आज दरअसल हम चर्चा करना चाहते हैं एथेनॉल को लेके, और एथेनॉल के साथ साथ पिछले दिनों बाजार के अंदर जो चीनी के दाम बढ़े और कुछ और चीज़ों के भी दाम बढ़ गए हैं। अब आप ये कहेंगे कि दरअसल चीनी के दाम बढ़े हैं, 40% के आसपास बढ़े हैं, कुछ अनाज के दाम भी बढ़े हैं, अंडों के भी दाम बढ़े हैं, तो इसका एथेनॉल से क्या लेना देना है? दरअसल यही यही वो पहेली जिसको आज सुलझाने की कोशिश करेंगे राजेश महापात्रा को। आपको बताएंगे कि मार्केट में जो आपको चीनी मिल रही है वो पहले की तुलना में 40% ज़्यादा क्यों हो रही है, और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि चीनी तो हम अपने देश में सरप्लस पैदा करते थे, अब हम उसको इम्पोर्ट क्यों करने लगे हैं। ये भी अपने आप में एक पहेली है। साथ ही साथ एक अजीबोगरीब स्थिति ये पैदा हो गई कि अंडे के दाम बढ़ गए हैं। तो अंडे के दाम क्यों बढ़ गए हैं? एथेनॉल की वजह से, और इन तीनों का एथेनॉल से लेना देना है। तो जो चर्चा हम पिछले दिनों इस देश के अंदर चल रही थी कि जो एथेनॉल E20 का मतलब ये हुआ कि दरअसल पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिलाया जा रहा है, और उसकी वजह से लोगों के अंदर ये शक पैदा हो रहा है कि उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है, उनका माइलेज भी घट रहा है, और ऐसे में क्या ये फायदे का सौदा है या नुकसान का सौदा है? तो आज सीधे हम जानेंगे राजेश महापात्रा से। राजेश भाई, ये पहेली जो है जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि चीनी महंगी होगी तो उसका एथेनॉल से क्या लेना देना है? हाँ, देखिए, चीनी में पिछले 2 महीने में काफी जबरदस्त बढ़ोतरी आई है। लगभग अगर शुगर मिल से जो निकलते हुए जो रेट लगता है वो अगर देखा जाए तो जहां 38 रुपए किलो का था वो लगभग 60 रुपए के आगे क्रॉस कर गया। तो ये छोटा मोटा बढ़ोतरी नहीं है, ये लगभग 50% से ज्यादा हो गया। और ये ऐसे समय में हो रहा है, ये हम अगस्त का महीना खत्म होने को आ रहा है, बस 1 महीने में हम फेस्टिव सीजन में चले जाएंगे, जिस समय हलवाइयों का डिमांड बढ़ता है, चॉकलेट बनाने वालों का डिमांड बढ़ता है। फेस्टिव सीजन जो त्योहार का सीजन जो है वो हम कहते हैं दिवाली, दशहरा, सब कुछ आने वाला है। और इस समय अगर चीनी का भाव जिस तरह से चढ़ रहा है वैसे चढ़ जाता है तो ये दरअसल में बड़ा दिक्कत पैदा करता है। कंज्यूमर के लिए, उपभोक्ताओं के लिए करता है, और जो इस ट्रेड में है, मिठाई के ट्रेड में है, हलवाइयों के लिए करता है, हर किसी के लिए करता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये सरकार के लिए करता है, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो एक छोटा सा फूड बास्केट का हमारा पार्ट है, लेकिन ये इसका जो कहते हैं ये स्वीटनर जो है बिटर रिजल्ट्स लाता है। पॉलिटिकली ये बड़ा सेंसिटिव हो जाता है मामला, और जो हो चुका है ऑलरेडी। और दरअसल में कारण क्या है, क्यों अचानक इस तरह से चीनी का भाव बढ़ने लगे? तो पहला जो ग्राफिक अगर हम दिखा दें तो असल कारण जो है वो चीनी उत्पाद को लेकर है। पिछले साल हमारा चीनी का जो एनुअल ईयर चलता है, चीनी का जो सीजन चलता है वो दरअसल में अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। तो जब हम 25-26 का बात करें तो 2025 अक्टूबर से लेकर 2026 सितंबर अंत तक ये होता है शुगर का सीजन। तो जब साल का शुरुआत हुआ तो उस समय अनुमान लगाया गया था कि इस बार हमारा प्रोडक्शन जो है 344 लाख टन होंगे या 34.4 मिलियन टन होंगे। और चूंकि सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग का पॉलिसी ले आई है, और E10 जहां 10% का ब्लेंडिंग हो रहा था उसके जगह 20% ब्लेंडिंग करने का बात की गई, तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, जो तेल कंपनियां हैं, तेल हमें बेचते हैं, भारत पेट्रोलियम हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, उनका जो ये 20% ब्लेंडिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए लगभग 34 लाख टन शुगर केन बेस्ड रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, ये बताया जाता है। दरअसल में चीनी जो है लगभग 36% शुगर केन जो है वो 36% इथेनॉल प्रोडक्शन का जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं। एक तो हम शुगर केन और शुगर केन बेस्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको यूज करके जूस, मोलासेस, इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। साथों साथ हम लोग मेज, मकई
और जो चावल टूटे ग्रेन्स होते हैं एफसीआई के पास, उसको भी हम लोग लगाते हैं। दरअसल में उनका हिस्सा लगभग 55-54-55% है और शुगर केन बेस्ड प्रोडक्ट्स का हिस्सा लगभग 35% है। तो उसका अनुमान लगाया गया है कि 34 लाख टन होगा। उसके बाद हमारा घरेलू खपत है, घरेलू खपत लगाया गया था कि 280 लाख टन होगा और 8 लाख टन का एक्सपोर्ट्स होगा, ये अंदाजा लगाया जा रहा था। तो कुल मिला के ये सारे चीजें हमें 22 लाख टन का सरप्लस हमारे पास होता और हम लोग इस साल के अंदर घुसे थे 50 लाख टन स्टॉक लेकर। तो अनुमान लगाया जा रहा था कि भाई हम लोग के पास 72 लाख टन जो है वो हमारा सरप्लस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा इस बार का सितंबर महीने आते आते। लेकिन हुआ क्या कि पिछले साल अक्टूबर नवंबर में बारिश 2-3 स्टेट में, जो कि मेन शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, वहां पर बारिश रेन एरेटिक हो गए। खास करके महाराष्ट्र और कर्नाटका में बारिश ठीक से ना होने के वजह शुगर केन क्रॉप बुरी तरह से अफेक्टेड हुआ। और उत्तर प्रदेश जो तीसरा एक बड़ा स्टेट है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये 3 स्टेट लगभग एक बड़ा चंक होता है हमारा शुगर केन प्रोडक्शन, यही 3 स्टेट से होता है। तो उत्तर प्रदेश में एक फंगल डिजीज चला गया तो बहुत सारे क्रॉप खराब हो गए, तो जिसके चलते हमारा 344 लाख टन के जगह, वो ग्राफिक अगर हम वापस ले आए स्क्रीन पर, तो 309 लाख यानी कि लगभग 40 लाख टन उत्पाद हमारा कम हो गया। जो अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि 344 लाख टन की जगह 309 लाख टन हो रहा है और यही सारे चीज गड़बड़ यहीं पे हो गए। इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए जितना हमने पहले अंदाजा लगाया था लगभग उतना ही हम खर्चा कर रहे हैं। घरेलू खपत उतना ही है, हो सकता है उससे थोड़ा ज्यादा भी हो जाए, जैसे हम देख रहे हैं अभी डिमांड। तो अगर हमारा एक्सपोर्ट्स भी 8 लाख टन हो जाता है तो 22 लाख टन सरप्लस के जगह शुगर का हमें क्या मिल रहा है, 9 लाख टन घाटा मिल रहा है। यानी कि जो पहले से आप स्टॉक लेकर आ रहे थे उससे और कमी होगी। अब और एक चीज आया है उभर के तथ्य कि जो सरकारी नहीं, जो इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन के तरफ से जो बोला गया था उस समय कि हम लोग ये जो 2025-26 शुगर सीजन में 50 लाख टन का क्लोजिंग स्टॉक लेके घुसे हैं। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि वो शायद गलत आंकड़ा था, क्योंकि कई सारे मिल्स ने जो अपने स्टॉक्स दिखाए थे उनके पास असल में वो स्टॉक नहीं था, वो मार्केट में बेच चुके थे। यानी कि कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसमें भी जो 50 लाख टन है शायद वो 50 लाख ना होकर 40-45 लाख टन हो और उस पर आपके ऊपर से 10 लाख टन और घाटा हो जा रहा है। यानी कि मोटा मोटा कहानी ये बन रहा है कि ये शुगर सीजन खत्म होते होते आपके पास हो सकता है 30 लाख टन से ज्यादा सरप्लस नहीं होगा स्टॉक में। और ये आने वाला जो समय है 26-27 का है, इस बार बारिश ठीक नहीं हो रहा है, तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है आगे जाके शुगर प्रोडक्शन इस बार भी उतना सही नहीं होगा। तो ये सारा जो चीज है ये एक स्पेकुलेशन बना दिया और अचानक जो है चीनी का दर बढ़ने लगा मार्केट में। तो ये देखिए, ये अब उस पर हम थोड़े बाद में आएंगे। अब सरकार क्या कर रही है, ये क्राइसिस 1-2 महीना में नहीं बना है, ये क्राइसिस कुछ दिनों से बन रहा है और सरकार को ये खूब मालूम पड़ रहा था कि यहाँ पर दिक्कत आने वाली है। इसीलिए 13 मई को सरकार ने शुगर एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन कर दिया कि अक्टूबर तक हिंदुस्तान से कोई शुगर एक्सपोर्ट नहीं होगा। फिर जुलाई में, वैसे जून महीना तक शुगर प्राइसेस में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था, अचानक जुलाई महीने में जो है पता चला चीनी के भाव बढ़ने लगे। तो सरकार ने जुलाई 28 को एक सर्कुलर निकाला और उन्होंने कहा कि कोई डीलर 400 टन से ज्यादा स्टॉक नहीं होल्ड कर सकते। सरकार को लगा कि लोग होल्ड कर रहे हैं, मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हैं, और वाकई वही हो रहा था। लेकिन वो कहां तक कामयाब हुई है, ये कदम कहां तक कामयाब हुआ है पता नहीं, क्योंकि उसके बाद चीनी के दर बढ़ते गए हैं। अगस्त 13 को फिर सरकार ने कहा कि जो
आपके जितने बल्क कंजम्पशन, यानी कि बड़े बड़े फैक्ट्रियां, मिठाई बनाने वाले फैक्ट्रियां जैसे, या चॉकलेट बनाने वाले फैक्ट्रियां, ये लोग क्या चीनी खरीद रहे हैं और या इनको क्या चीनी बेच रहे हो, इसका भी हमें डिटेल्स दो, ये इन्होंने मांगा। ठीक है, क्योंकि उनको लगा कि ये सब जो है सेकेंडरी यूसेज है, वहां पर हो सकता है हम कम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाए ताकि चीनी शॉर्टेज ना हो। लेकिन फिर भी चीनी के भाव बढ़ते गए। तो अगस्त 20 तारीख को सरकार ने ये अनाउंस किया कि हम 10 लाख टन चीनी बाहर से इंपोर्ट करेंगे, आयात करेंगे। उसके बाद, इस खबर के बाद थोड़ी से शुगर के चीनी के भाव थोड़े कम हुए हैं। लेकिन आशुतोष, जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद आपका अंडा वगैरह उस सब के ऊपर भी जाएंगे। सवाल ये पूछने वाली बात ये है कि जब हमारे नवंबर अक्टूबर में पिछले साल बारिश के चलते हमारे पता चल गया था हमें कि इस बार गन्ने का उत्पाद ठीक नहीं होगा, तो हम क्या स्टेप्स ले रहे थे। और अचानक अगर ये धीरे धीरे शुगर के शॉर्टेज या कुछ हो रहा है, अभी तक ऐसा कोई शॉर्टेज नहीं हुआ है, डेफिसिट में चले जाएंगे, स्पेकुलेशन हो जाएंगे। ये नहीं कि जितनी चीनी की मांग है उससे कम हमारे पास है, ये तो स्थिति है नहीं। लेकिन 50% से ऊपर क्यों प्राइस चला गया, ये सवाल हर किसी को पूछना चाहिए जब भी हमारे कोई क्राइसिस होता है। कोविड के समय हमने देखा, यही कहानी हुआ था ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर। अब जब वो ईरान का युद्ध शुरू हुआ तो एलपीजी सिलेंडर जितना शॉर्टेज नहीं था, उससे बड़ा ज्यादा आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर दिया गया। मतलब उस तरह से कम सेंटिमेंट्स क्रिएट कर दिया गया। 5-5 हजार रुपए में एलपीजी सिलेंडर बिकने लगे। एलपीजी सप्लाई, सिलेंडर का सप्लाई नॉर्मलाइज हो गया, लेकिन उसके बाद कई महीनों तक अभी भी आपको नोएडा में अगर ब्लैक में खरीदना हो, जो पहले 2500 रुपए में लोग खरीद लेते थे, 2000 रुपए में खरीद लेते थे सिलेंडर, अभी भी लोग उनको 4000 रुपए में बेचते हैं। तो एक सबसे बड़ा जो सवाल उठ के आता है कि ये ऐसा क्यों है कि ऐसे क्राइसिस के समय होर्डर्स आ जाते हैं गेम में, और इन्हें सरकार क्यों नहीं रोक पाती है। क्योंकि ऐसा कोई शॉर्टेज नहीं है। ठीक है, उत्पाद में कमी आई, उसके कारण थोड़े बहुत चीनी के भाव बढ़ना नॉर्मल है, लेकिन 50% बढ़े, क्योंकि 50% तो हमारा सप्लाई डाउन नहीं हो रहा है ना, 50% डेफिसिट नहीं हो रहा है। तो एक तो ये सवाल पूछना चाहिए कि सरकार बार बार क्यों फेल कर रही है। इस तरह से स्पेकुलेटिव जो काम करते हैं लोग मार्केट के अंदर, उन्हें क्यों नहीं रोक पाती है। क्या ये लोग इससे मौजूदा सरकार में थोड़ा एम्बोल्डेंड है, या सरकार के पास कोई हथियार नहीं है इनको कंट्रोल में लाने का। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 50% चीनी का रेट बढ़ जब जाता है तो ये बहुत बड़ा बात है। दूसरा, अब उसके बाद जो आप कह रहे थे कि हम लोग दरअसल में इकोनॉमी जो है, ये कोई फिजिक्स के लॉ से नहीं चलता है, ये कोई लीनियर मैथमेटिकल इक्वेशन से नहीं चलता है, बल्कि ये एक बायोलॉजी केमिस्ट्री जैसे कॉम्प्लेक्स मामला है। आप कोई एक चीज को जब करते हो, आप दरअसल में आप ये इकोनॉमी के ऊपर एलोपैथिक मेडिसिन चलाओगे, तो जैसे एलोपैथिक मेडिसिन का अलग अलग तरह का साइड इफेक्ट होता है, उस तरह से साइड इफेक्ट होता है। और अगर वो साइड इफेक्ट को आप नहीं समझोगे या उसको अगर आप ध्यान नहीं दोगे, तो आप दिक्कत में आओगे। अब आते हैं बड़े सवालों के ऊपर। अब हम ये ग्राफिक से हट सकते हैं। मूल बात यह है कि आपने 2021 से ये प्रयास शुरू किया कि इथेनॉल को हम लोग पुश करें। तो इथेनॉल को जो पुश करते हैं तो क्या होता है, किसको फायदा होता है, क्यों आपने ये पुश किया। आपने कहा कि हम अपना क्रूड ऑयल के ऊपर जो सिर्फ डिपेंडेंस है उसको हम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ भी जा रहे हैं, नेचुरल गैस को भी इस्तेमाल किया, अच्छी बात है। लेकिन कहां तक जाएं, कैसे जाएं, उसके पीछे क्या रणनीति होगी, उसको समझने की आवश्यकता है। आपने जब कहा कि एथेनॉल को पहले 10%, उसके बाद 20%, तो देखिए शुगर केन जो है, वो जब हमारे फार्मर शुगर केन ग्रो करते हैं, वो उस जमीन पे
जितना अगर शुगर केन और ज्यादा ग्रो करते हैं तो जो जमीन लाते हैं शुगर केन के अंडर वो और किसी फसल को रोक कर ही लाते हैं। यानी कि आप अगर गन्ने का खेती को बढ़ावा दे रहे हैं तो और किसी ना किसी चीज का खेती में कमी आता है। उसके बाद 2 साल पहले इन्हें ये साफ पता चल गया कि हम एथेनॉल सिर्फ गन्ने के भरोसे नहीं बना सकते। तो इन्होंने क्या कहा कि मकई के ऊपर हम अब डिपेंड करेंगे। तो उससे क्या हुआ, मकई पे, क्योंकि ये जब ऑयल कंपनी ये एथेनॉल खरीद रहे हैं और एथेनॉल प्रोड्यूसर इनका कई तो ये शुगर फैक्ट्रियों ने ही अपना इथेनॉल बिजनेस खोल दिया है। और वो जब जो किसान से लेते हैं तो बाकी दूसरे फसल के हिसाब से यहाँ ज्यादा मुनाफा रहता है। तो निश्चित रूप से कोई कहता है भाई मकई का डिमांड इथेनॉल के लिए बढ़ रहा है तो मैं मकई लगाऊंगा अपना खेत में, शुगर केन के लिए अच्छा पैसा मिल रहा है तो मैं शुगर केन लगाऊंगा। तो ऑयल सीड और दूसरे एनिमल फीड जो है उनके जो खेती है वो कम हो गया, तो एनिमल फीड का प्रोडक्शन में कमी आ गई, तो मार्केट के अंदर एनिमल फीड का प्राइस बढ़ा। एनिमल फीड मतलब जो चिकन मुर्गियां है वो खाएंगे, जो दाना खाते हैं, उनकी शॉर्टेज आ गई, उनके प्राइस बढ़ गए, तो अंडे के भी भाव बढ़ गए। आपके ऑयल सीड प्रोडक्शन में कमी आई तो आपका जो इंपोर्टेड ऑयल है, जो ऑयल आप मलेशिया से पामोलिन ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते हो, वो इंपोर्ट भी बढ़ गया। अच्छा, आप एक तरह से कह रहे हो कि क्रूड ऑयल के ऊपर हम डिपेंडेंसी कम करेंगे तो हमको फॉरेक्स रिजर्व्स का बचाव होगा, लेकिन इधर एडिबल ऑयल जो है उसके दाम बढ़ रहे हैं, एक तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और आप उसके ऊपर भी खर्चा कर रहे हो उधर। तो एक भी कोई भी डिसीजन लेते हैं तो बहुत सारे चीजों से जुड़ा हुआ रहता है। तो आप जब आज के समय पर, अब देखिए अब क्या करेंगे, आपने तो पिछले 3 सालों से हर जगह ढिंडोरा पीट रहे हैं E20 का उसमें आप पीछे जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब E20 देखिए, पिछले साल अभी अनुमान लगाया जा रहा है, ये जो अक्टूबर पिछले शुगर सीजन में लगभग 30 लाख टन शुगर केन दिया गया इथेनॉल के लिए। अब अगला 26-27 में उससे ज्यादा होगा। जब हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था, सरप्लस ज्यादा था, तो तब हमें नहीं लगा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, 2-3 मिलियन टन अगर चला जाता है। लेकिन अब जब ये प्रोडक्शन नीचे आ गया है, हमारा स्टॉक गोल्ड हो गया है पूरा, तो होता क्या है, जब स्टॉक कम हो जाता है तो व्यापारी को मालूम रहता है कि सरकार इंटरवीन नहीं कर सकती है शुगर मार्केट में शुगर बेचकर, क्योंकि स्टॉक ही नहीं है, तो भाव तो ऊपर चढ़ेगा, वो अपना भाव ऊपर चढ़ाता है। तो हम ऐसे नाजुक स्थिति में आ गए। अब 26-27 में आपने सारे पेट्रोल पंप को तो अरेंजमेंट बना दी है, सारे मशीन में हो गया है कि भाई इथेनॉल 20% ब्लेंड होकर ही आएगा, आप तुरंत ओवरनाइट उसको रिवाइंड नहीं कर सकते हो। तो आने वाले साल में भी शुगर का प्रॉब्लम रहेगा, और साथों साथ आपको न केवल शॉर्टेज की प्रॉब्लम, शुगर हायर शुगर प्राइस का प्रॉब्लम के साथ डील करना पड़ेगा, साथ साथ इन्फ्लेशन का भी ऊपर कुछ प्रेशर आएगा। तो इस तरह से हर तरह का प्रॉब्लम होता है। अब बात यह है कि असल जो सवाल है कि आप किस चीज के ऊपर किसको प्रायोरिटाइज कर रहे हो। आप एक तरफ आपके सामने एक फ्यूल सिक्योरिटी का चैलेंज है, एक दूसरे तरफ फूड सिक्योरिटी का चैलेंज है। तो हम प्रायोरिटी किसको दें, फ्यूल सिक्योरिटी को दें या फूड सिक्योरिटी को दें? तो जायज है कि हम कहेंगे कि भाई फूड सिक्योरिटी को, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक एडिटोरियल लिखा, अच्छा लिखा, उसने कहा कि 4 व्हील्स को हम प्रेफरेंस दें या 2 लेग्स को प्रेफरेंस दें, तो वही कहानी हो गई। तो ये मूल सवाल है कि भाई हम किसको प्रायोरिटाइज करें और उस प्रायोरिटी को कैसे डील करें। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि राजेश ने एक्सप्लेन कर दिया होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि दरअसल एथेनॉल के ज़्यादा इस्तेमाल करने से अंडे के दाम क्यों बढ़ रहे हैं और चीनी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं और तेल के दाम भी क्यों बढ़ रहे हैं। तो जो ये बार बार कहा जा रहा है कि दरअसल एथेनॉल के इस्तेमाल करने से जो हमें तेल पे जो हम विदेश से खर्चा करते हैं वो कम होगा, वो दूसरे तरीके से आके वो और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब साफ है कि जो होमवर्क किया जाना चाहिए था वो होमवर्क उस तरीके से नहीं किया गया है। किसी के दिमाग में आया होगा कि उसको लागू करना है तो लागू कर दिया। अब जनता परेशान हो रही, जनता एक तरफ एथेनॉल मिले हुए पेट्रोल पर
पैसा दे रही है और उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। शिकायतें अलग से आ रही कि गाड़ी को कोई नुकसान हो रहा है, उसका माइलेज वो कम हो रहा है। और दूसरा, चीनी के मार्केट में जा रहे हैं तो चीनी तो हर घर में बिकती है, हर घर में चीनी का कंजम्पशन होता है, तो वो चीनी महंगी मिल रही है। तो यानी दोनों तरफ से आदमी की जेब कट रही है। चलिए राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमें एक्सप्लेन करने के लिए, दर्शकों को बात समझ में आई। थैंक यू सो मच। थैंक यू।